राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। ये वही नीम का पेड़ है जिससे मैंने पहला वीडियो बनाना शुरू किया और आज इसी से मैं 5वां वीडियो बना रहा हूँ। मेरा विषय औरों से हटके है। इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। सिर्फ इन 3 शब्दों से ही दुनिया नहीं चलती है, ज़िंदगी नहीं गुजरती है। इसके अलावा भी और कई विषय हैं जिनके लिए हमें सोचना चाहिए और वक्त देना चाहिए। मेरा आज का विषय है कि कौन सी शादी सफल है या असफल है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। अब मैं आपको वो दो घटनाएं बताऊंगा जो मेरी व्यक्तिगत है, यानी मेरी और मेरी धर्मपत्नी के बीच, किंतु मेरे विषय से संबंधित है, इसलिए मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है। मैं बहुत मस्ती वाला हूँ, बहुत खुशदिल हूँ, लेकिन समय हमेशा हमें मुस्कुराने की इजाज़त नहीं देता है। सो प्रकृति का नियम है और मैं भी उसी का गुलाम हूँ। एक दिन मेरी धर्मपत्नी रसोई में खाना बना रही थी। जॉइंट फैमिली और पति मस्तीखोर। अब रोटी बनाते समय मैं गया और मैंने छेड़खानी करी। अचानक मेरे गाल पे तमाचा पड़ा। मेरे दिमाग की सारी खिड़कियां खुल गई। अरे यार, ये क्या हुआ? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ये तो औरत है, मेरी पत्नी है। कई चीज़ें, मैं कलाकार भी हूँ। फिर मैंने एक गुस्से वाला चेहरा बनाया, आंखें तरेरी और भारी आवाज़ में बोला, तुम्हारी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? बोला हाँ मारा, लेकिन थप्पड़ नहीं मारा। मैं कहा मेरे दिमाग की सारी खिड़कियाँ खुल गई हैं और फिर उस पर झूठ बोल रहे हो आप कि नहीं मारा? हाँ मैंने थप्पड़ नहीं मारा। फिर क्या मारा? बोला नीचे देखो। शेरनी ने बोला नीचे देखो, तो देखना पड़ा। तो वहाँ पे जो है चपाती, यानी कि जब वो हाथ में उसको दोनों हाथों से पीट रही थी, यानी कि जो महिलाएं जानती हैं रोटी बनाते समय क्या होता है, पुरुष भी जानते हैं, तो वही चपाती मेरे गाल पे पड़ी। मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा हाँ, जो किया उसकी सही सज़ा मिली और पत्नी ने सज़ा भी दी और अपने नियम कहिए, धर्म कहिए, जो हमारे भारत में चलता है, उसको भी उसने, यानी कि पति के सम्मान को बनाए रखा। हम दोनों के बीच इतना अच्छा तालमेल, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब वो नाराज़ होती हैं तो मैं चुप रहता हूं और जब मैं नाराज़ होता हूं तो वो चुप रहती हैं। जॉइंट फैमिली, माता पिता दोनों थे। अब तो पिता नहीं है, माता ही हैं। तो पिता मेरे बहुत अनुशासित व्यक्ति थे। उनका हर चीज़ का एक वक्त हुआ करता था और कोई गलती करता था तो उसको कोई भी छूट नहीं थी, कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। तुरंत उसे प्रसाद वहीं पे वहीं मिल जाता था। तो ऐसा बहुत कुछ होता है घर के अंदर में। तो कई बार मैं ड्यूटी से जब घर पहुंचता था तो पत्नी के चेहरा देख के मुझे मालूम हो जाता था कि आज क्या हुआ है और इसके बदले में पत्नी ने क्या रिएक्ट किया होगा। तो जब हम खाना खा के लेटते थे तो पत्नी बोलती थी कि मैंने खाना खा लिया है। मैं सीधा उसके पेट पे हाथ रखता था और उसके दबा के देखता था। तो मैं से कहता था, मुझसे झूठ बोला, तुम्हारा पेट तो खाली है। कई बार मैं उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाता था, कई बार मैं हार जाया करता था तो वो भूखे पेट सो जाया करती थी। यानी कि उस दिन कोई ऐसी बात हुई जो उसको बहुत अंदर तक चुभ गई। अब बात करेंगे अपने विषय की। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, इसमें कुछ पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए और जो मैं कह रहा हूँ वो अकाट्य है। आप इसमें इसको और बेहतर तरीके से करने के लिए आप कुछ अच्छी बातें अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, लेकिन निकालने का मौका मैं आपको नहीं
दे रहा हूँ। सबसे पहले एक बात करेंगे कि कलयुग में सबसे सच्चा प्रेमी जोड़ा कौन सा था। सोचिए, मैं बात करूंगा प्रतिशत के हिसाब से। मुझे मालूम है आपके दिमाग में एक नाम आएगा, लैला मजनू। जी नहीं साहब, ये गलत है। सच्चा प्रेम माँ मीरा और भगवान श्री कृष्ण का था, जिन्हें हम जान के भी अनजान हो जाते हैं। माँ मीरा ने विष का प्याला पिया था भगवान श्री कृष्ण के लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने उस विष को बेकार कर दिया था, तो माँ मीरा जीवित थी। ठीक इसी प्रकार हमें अपनी धर्मपत्नी के साथ रहना चाहिए। हर आदमी में अच्छाई भी होती है, मतलब अच्छी बातें भी होती हैं, और उसके अंदर कुछ कमी भी होती है। तो कमियों को नकारें और उसके अच्छे गुणों का लाभ उठाएं। शादीशुदा ज़िंदगी में एक शब्द का होना बहुत ज़रूरी है, वो है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस यानी कि इच्छाओं का गला घोटना। हर पत्नी को सोचना चाहिए कि उसका पति क्या काम करता है और उसकी मासिक आय कितनी है। उस हिसाब से उसे अपनी इच्छाओं को जगाना चाहिए या उनका गला घोट देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से पति को भी अपनी इच्छाओं का गला घोटना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास 3 पैंट हैं और उनसे ही मैं काम चला रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी के पास 2 साड़ियाँ हैं, जिसमें से एक फटने की कगार पे आ गई है। अब मुझे अपने खर्चे रोक के अपनी पत्नी के लिए कम से कम 2 से 3 साड़ियाँ और ख़रीद के उसे देनी चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है और मैं घर में भी ऐसा ही करता हूँ। अब आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ कि इच्छाएं किस प्रकार से शादी को तोड़ सकती हैं। बात सच्ची है, लेकिन मैं आपको सही जगह सही नाम नहीं बताऊंगा। मैं एक दूतावास के लिए काम करता था। मैंने आपको बताया हुआ कि मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैं एक दूतावास के लिए काम करता था। वहाँ नया नया गया, लेकिन हफ्ते 10 दिन में मुझे मालूम पड़ा कि एक लड़की और एक लड़का पिछले 9 साल से प्यार करते हैं। न जाने क्यों मेरे दिमाग में खटका आ गया कि ये प्यार सफल नहीं होगा। कुछ दिन बाद उन्होंने शादी कर ली। अब पति के पास था 2 व्हीलर, कभी वो लेट हो जाए, कभी वो आ ना पाए, तो धर्मपत्नी जो हैं वो बेताब हो जाती थी। एक दिन एम्बेसी के ही एक स्टाफ ने उन्हें लिफ्ट दी। अमूमन होता है कि हम मना करते हैं, लेकिन जब 2-3 बार हो जाता है तो हम उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। अब उस दिन जो वो उस गाड़ी में बैठी, तो उसके बाद उनके प्रेम में बन गया ट्रायंगल। क्यों बना? क्योंकि इच्छा को नहीं मारा। जो सुविधाएं होती हैं वो बहुत कुछ गलत करवा देती हैं। एक दिन उनके पति का फ़ोन आया और मुझसे पूछा, क्या मैडम हैं? मैं कहा नहीं जी, वो तो चली गई हैं। किसके साथ गई हैं? इनके साथ गई हैं। कितने बजे गई हैं? इतने बजे गई हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ ये बात मैडम को मत बताना। तो आप समझ गए हैं कि सैक्रिफाइस अगर नहीं होगा तो ये भी एक वजह होगी कि पवित्र बंधन टूट सकता है, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो मतलब कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। अभी क्या है कि प्रेम में दूसरा वर्ड है एक्साइटमेंट, जो कि लव मैरिज में ख़त्म हो जाता है। दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और ना जाने उनकी मर्जी है कि वो कहाँ तक पहुँचते हैं। शादी होने तक बहुत से जोड़े सारी सीमाएं लांघ लेते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में ऐसा मौका ना के बराबर होता है।
दोनों अनजान होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं कि इसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। ये सारी बातें उत्सुकता बनाए रखती हैं, जिज्ञासा बनाए रखती हैं। सवालों से दिमाग घिरा हुआ रहता है कि मैं ऐसा कोई गलत काम ना कर दूं जिससे मेरी धर्मपत्नी नाराज़ हो जाए, या वो सोचती हैं कि मेरा पति नाराज़ ना हो जाए। तो एक्साइटमेंट, जब तक एक्साइटमेंट बना रहेगा तब तक प्यार जिंदा रहेगा। ये मेरी अपनी सोच है। आप क्या सोचते हैं वो आपकी अपनी सोच है। आप अपनी जगह सही हैं और मैं अपनी जगह सही हूँ। मैंने 87 में शादी की थी, तो मैं अपना अनुभव आपके साथ में बांट रहा हूँ कि कैसे आप अपने परिवार को, अपनी धर्मपत्नी को खुश रख सकते हैं। तो एक्साइटमेंट बनाई रखिए। 34 साल के बाद भी मेरी और मेरी धर्मपत्नी के बीच आज भी सब कुछ वही सही है जैसा 86 में शुरू हुआ था। 86 में मैं आर्मी में था और चिट्ठी लिखने का मौका मिल गया मुझे। बातचीत पक्की करी, सगाई भी नहीं करी, बातचीत पक्की करी और चिट्ठी लिखने का अधिकार प्राप्त किया। और उसके बाद उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाना शुरू किया। जो अरेंज मैरिज करते हैं, सुहाग रात को आपको सिर्फ जिस्म मिलता है, उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी आत्मा आपको नहीं मिलती है। वही है एक्साइटमेंट। उसको पाने के लिए आपको कई वर्ष लगते हैं, और जब आप पूरा ध्यान उस पर देंगे तो आप भी वही कहेंगे जो आज मैं कह रहा हूँ। तीसरा है रिस्पेक्ट, सम्मान। दोनों को एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, एक दूसरे की सोच को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जीवन यानी कि पत्नी और पति ये ट्रेन के दो चक्के जैसे हैं। दोनों को साथ साथ चलना है, तभी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो रिस्पेक्ट दीजिए अपनी धर्मपत्नी की। कईयों की आदत होती है बेइज्जती करने की। आपने भी सुना होगा, पुराने ज़माने में लोग कहते थे घर की मुर्गी दाल बराबर, नारी पाँव की जूती, नारी ताड़न की अधिकारी। जी नहीं, वो भी हमारी तरह इंसान है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, डाउट, शक। विद्वान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी से प्यार करेगा तो वो शक जरूर करेगा। लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि यदि आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो कृपया तुरंत उसी समय बोल दीजिए। जो समझदार होगी वो आपकी बात को समझ जाएगी। अगर आपने उसे दिल और दिमाग में रख लिया तो वो जहर बन जाएगा और शादी टूटने की नौबत तक पहुंच जाएगी। उससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। केयर, जिस प्रकार से एक माली बगीचे में फूलों की रखवाली करता है या किसान खेतों में अपनी फसल की रखवाली करता है, पति को ठीक उसी प्रकार से अपनी पत्नी की केयर करनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट हैं। अगर आपके पास 5वां हो तो मेरी तरफ से स्वागत है। सैक्रिफाइस, एक्साइटमेंट, रिस्पेक्ट, डाउट, केयर, 5 पॉइंट मेरी तरफ से हैं। 6वां, 7वां, 8वां जो भी आप चाहें आप बना सकते हैं। अब आपने चाहे लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज की है, मेरी बातों को ध्यान में रखिए। मेरी बातों को ध्यान में रखिए। आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी कि बाबा सादगी ने जो बात कही है वो गलत है। प्यार करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी सोच चाहिए, वो अलग टॉपिक है। अब ध्यान रखिए पत्नी को कैसे खुश रखा जाए। पत्नी का जन्मदिन और उनकी शादी की सालगिरह कभी मत भूलिएगा। आप अपना भूल जाइएगा लेकिन धर्मपत्नी का मत भूलिएगा। अगर आपने दोनों को याद रखा तो आपके जीवन में खुशियाँ होंगी। उन्हें किस रंग से प्यार है, क्या चीज़ वो खाना पसंद करती हैं, क्या चीज़ उन्हें पसंद नहीं है। कभी कभी मस्ती के लिए आप उल्टा काम भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में मस्ती का होना बहुत ज़रूरी है। और आपके अंदर हुनर होना चाहिए कि यदि आपने शेरनी को छेड़ा है तो उससे बचने का भी आपको रास्ता आना चाहिए। नाराज़ किया है तो खुश भी करना
आना चाहिए। अपनी पत्नी को उनके मायके इतनी बार ले जाएं कि मायके वाले परेशान हो जाएं। एक बात सच्ची कह रहा हूँ मैं, जब भी मेरी धर्मपत्नी मायके जाती है मैं गुस्सा होता हूँ। उसकी वजह है कि मेरी आत्मा नहीं चाहती है कि मुझे छोड़ के जाए। मैं ड्यूटी से जाऊँ तो मेरे सामने वो हो। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कभी मेरी पत्नी से बात करने का मौका मिले, जो मेरे रिश्तेदार हैं वो सब मुझे जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन उससे क्या होता है, क्लेश होता है, पत्नी का मूड ख़राब होता है, वो जाती है, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आता है। मैं क्या कर लूँगा? कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, कृपया उन्हें समय समय पे जाने दीजिए। यदि आप साथ में जा सकते हैं या आप उन्हें ले जाना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पत्नी ने अगर डिमांड की मायके जाने की तो रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। पत्नियों की डिमांड बहुत होती है, मौसम की तरह। मौसम एक बार हार जाएगा किंतु उनकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। तो कभी भी ना मत बोल दीजिएगा। अगर आपने ना बोला तो ये भी एक क्लेश पैदा करेगा। हाँ हाँ कहते रहिए, उसमें से बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिमांड पत्नी भूल जाती है। उस वक्त वो डिमांड करती है तो बाद में वो सोचती भी है कि यार मैंने ये चीज़ मांगी है और मेरे पति की आय इतनी है, तो वो भूल जाने का नाटक करती है। अब यदि आपकी जेब मजबूत है और आपकी धर्मपत्नी भूल गई कि मैंने क्या मांगा था, क्या चाहा था मैंने, तो आप अचानक से वही चीज़ उनके सामने रख दीजिए, जिसे कहता हूँ मैं सरप्राइज। हर महिला को सरप्राइज बहुत पसंद आता है। इसके बाद बात करेंगे, ये कॉमन है, ये हर नारी के अंदर में जो है प्राकृतिक गुण है। यदि आपकी जेब भारी है, आप खर्चे वहन कर सकते हैं, तो आप अपनी धर्मपत्नी को शॉपिंग, सिनेमा और जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य में और उस राज्य के बाहर घुमाने के लिए ले जाएं और कभी कभी उन्हें जो है होटल का खाना भी खिला दें। यकीन जानिए, मैजिक है ये, मैजिक। अब जो आपको मैं देने जा रहा हूँ ब्रह्मास्त्र, ये मंत्र काम करेगा ब्रह्मास्त्र का। आप अपनी पत्नी की तारीफ़ करें, क्योंकि जब आपने शादी की थी तो आपने अपनी पत्नी को देखा और वो आपको बहुत सुंदर लगी। तो ऐसा क्या हुआ कि 10 साल बाद वो आपको सुंदर नहीं लग रही हैं? तो ये आपकी खुद की कमी है। बढ़ती उम्र के साथ में आप भी बूढ़े होते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता भी कम होती है, तो फिर आप अपनी पत्नी को ताना क्यों मारते हैं? ये बहुत गलत बात है। पत्नी को आप उसी नज़र से देखिए जैसा आपने पहली बार देखा था। मैं आज भी दावे से कहता हूँ और सत्य कह रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी को मुझसे कभी ये शिकायत नहीं हुई कि मैं उसकी मेरी नज़रों में कुछ बदलाव आ गया है। आज भी मेरी नज़रों में, मेरे दिल में, मेरी आत्मा में उसके लिए वही प्यार है। मैं आज भी उसको ठीक उसी प्रकार से देखता हूँ जैसा 1986 के अंदर में मैंने उसे देखा था। तो ये ब्रह्मास्त्र है, उसकी तारीफ़ कीजिए। हाँ, कभी गलती हो तो टोक दीजिए, मैं टोक देता हूँ। मेरी पत्नी जो है अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती है। ईश्वर की दया से सीजन का ऐसा कोई फल नहीं है कि मैं अपनी धर्मपत्नी को ना खिलाऊं। अब वो नहीं खाए तो मैं क्या करूं? एक दिन मैं देखा कि पत्नी का चेहरा बिल्कुल बेकार सा लगा, मुझे गुस्सा आ गया। मैं छूटते ही बोला, मैं कहा, हे बुढ़िया, मेरे साथ रहना है तो जवान रह, मुझे लटकाव चेहरा नहीं चाहिए। तो पत्नी को बात अच्छी भी लगी और चुभी भी। फिर उन्होंने केयर करना शुरू किया। तो इस प्रकार से आप अपना हक जताइए अपनी धर्मपत्नी के फ़ायदे के लिए, ना कि शराब पी के, जुआ खेल के, नशा करके घर में आओ और रोप जमाओ कि मेरे पाँव की जूती है। ऐसे व्यक्ति के मुंह पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करूँगा। अगला वीडियो जब मैं बनाऊँगा उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो मैं करूँगा बेटियों के ऊपर में। बेटी, पत्नी, माँ, जो भी है, नारी है,
तो ये वीडियो आप देखिएगा और उसके बाद वो वीडियो सुनिएगा, दोनों को कंपेयर कीजिएगा, तब आपको मेरी बात 100% सही लगेगी और समझ में आएगी। तो मित्रों, कोई भी शादी सफल या असफल तभी होती है जब हम उस लायक कर्म करते हैं। मैं बहुतों से पूछा, जो लव मैरिज वाला है वो बोलता है लव मैरिज द बेस्ट मैरिज, जो अरेंज मैरिज वाला है वो बोलता है अरेंज मैरिज द बेस्ट मैरिज। कोई मैरिज बेस्ट नहीं है, बेस्ट होते हैं आप और आपकी धर्मपत्नी, जो रेल के चक्कों की तरह या गाड़ी के टायरों की तरह एक साथ आगे बढ़ते हैं और एक साथ पीछे हटते हैं। ज़िंदगी का मज़ा तभी आता है जब दोनों खुश रहते हैं। इसलिए मेरी बात को मानिए और दावा है कि आपकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट होगी। जिस प्रकार की दीवानगी चाहिए उस प्रकार की दीवानगी दीजिए, जिस प्रकार का प्यार चाहिए उस प्रकार का प्यार दीजिए, और जहाँ गलती हो तो टोकने में एक रत्ती भी देर मत कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।